Topics are here. Number 1, money as a medium of exchange. Number 2, barter system. Number 3, double coincidence of wants. Number 4, modern forms of money, that is currency. And currency is in two forms, paper notes and coins. Number 5, deposits with banks. Number 6, loan activities of banks. Number 7, credit. Number 8, terms of credit. Number 9, formal sectors and informal sectors of credit in India. And number 10, self-help groups for the poor. These will be the topics of this chapter. Now we start our first topic, that is money as a medium of exchange. Money is used for several transaction. मनी जो है बहुत सारे लेन देन के काम आती है. मीन जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, लेना देना किसी से करते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मनी का प्रयोग करते हैं, मनी का यूज करते हैं. इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी. तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि सामान या सेवाएं हम लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं. किसके बदले? मनी के बदले. दैट इज वाई मनी इज कंसिडर्ड एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए मनी को हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं. ठीक है. अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट. ठीक है. एक व्यक्ति जो जिसके पास पैसा है वो कोई भी अपनी आवश्यकता की चीज, अपनी जरूरत की चीज खरीद सकता है. Thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. इसीलिए हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो पेमेंट ले, अपने काम के बदले जो सैलरी ले, वो मनी के रूप में ले और उस मनी से वो डायरेक्टली क्या करे? अपनी आवश्यकताओं की चीजें, गेहूं, चावल, शैम्पू, जो भी उसे खरीदना है वो आराम से खरीद सके. So money is used for several transactions and it is considered as a means of exchange. This is our first topic. Our next topic is barter system. Barter system, when goods are directly exchanged between two or more people who agree to exchange each other's goods, it's called barter system. देखिए, जब दो लोग आपस में एक दूसरे से सहमत होते थे इस बात के लिए कि वो आपस में एक दूसरे से चीजें क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे. एंड इन दिस वे दे विल फुलफिल देयर नीड्स. और इस तरह से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे. तो इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है. ये बार्टर सिस्टम जो है पहले समय में होता था. ठीक है. इसमें चीजों के बदले चीजें बदली जाती थी और लोग इसी तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे. Here money is not used. यहाँ पे बार्टर सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, मनी का यूज बिल्कुल नहीं होता था. बिफोर द यूज ऑफ मनी पीपल फॉलोड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि ये वो समय था जब लोग मनी के बारे में नहीं जानते थे और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को फॉलो करते थे. लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक कमी ये थी कि इसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी होता था. अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. इन बार्टर सिस्टम देयर इज नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स that both the parties have to agree to sell and buy commodity of each other. Means बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस का होना आवश्यक होता था और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये रहता था कि दो पार्टीज या दो लोगों के बीच में इस बात के लिए सहमति बने कि जो चीज उनके पास है वो एक दूसरे को बेचेंगे और एक दूसरे से खरीदेंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if there is a farmer and a shoe manufacturer and they want to exchange their things, they should be in need of each other's goods. This situation will be double coincidence of wants. Means एक फार्मर है, एक किसान है और दूसरा व्यक्ति जो है शू मैन्युफैक्चरर है. ठीक है. शू बनाने वाला. अब वो दोनों आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं चीजों का, यानी कि बार्टर सिस्टम करना चाहते हैं. तो वो लोग जो है इस बात पे सहमत होंगे कि जो फार्मर है वो अपना अनाज शू मैन्युफैक्चरर को बेचेगा और शू मैन्युफैक्चरर से उसके बदले क्या लेगा? वो
सूज खरीदेगा। तो इस तरह से वो आपस में अनाज के बदले सूज या सूज के बदले अनाज, तो इनको चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो दिस सिचुएशन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि जिस चीज की आवश्यकता एक बंदे को है वो चीज दूसरे के पास है, और जो दूसरे के पास है उसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति के पास है। तो यही सिचुएशन कहलाती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो मनी, हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो है बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लैकिंग है। अगर आपको बार्टर सिस्टम करना है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना आवश्यक है, जबकि मनी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन जो मनी है ना, वो क्या करती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म कर देती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती मनी के लिए। क्यों? क्योंकि मनी से आपको डायरेक्टली जो चीज खरीदनी है आप मनी देके वो चीज खरीद सकते हैं। उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप दुकानदार से कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको दुकानदार को उसके बदले दुकानदार के मतलब की चीज देनी पड़े। ठीक है, तो यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Thus, money is accepted as a medium of exchange because money eliminates the need of double coincidence of wants. So, money is accepted as a medium of exchange. Now, the next topic is modern forms of money. Modern forms of money include currency, that is paper notes and coins. आज की जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो है करेंसी। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, आपको पता है इंडिया की रुपया है ना। तो ये जो है आपका पेपर नोट्स एंड कॉइन्स के रूप में होती है। लेकिन जब करेंसी या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का पता नहीं था तो तब क्या होता था, देखिए, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रेन एंड कैटल वर यूज्ड एज मनी। उस समय जब कॉइन्स या पेपर नोट्स नहीं होते थे, करेंसी का पता नहीं था, तो लोग क्या करते थे ना, मनी के तौर पे ग्रेन्स यानी कि अनाज या कैटल्स का यूज करते थे। कैटल्स लाइक गोट एंड काउस। ठीक है, तो कोई भी अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता था तो इन रिटर्न या तो ग्रेन पाता था या फिर उसको कैटल्स दिए जाते थे। आपने कहीं रामायण महाभारत में देखा भी होगा, जब यज्ञ दान मतलब यज्ञ या हवन होते थे तो राजा लोग क्या करते थे, ऋषि मुनियों को क्या करते थे, जमीनें दिया करते थे या फिर कैटल्स दिया करते थे, जैसे गाय वगैरह गोदान किया करते थे या फिर अनाज दिया करते थे। क्योंकि उस समय करेंसी वगैरह होती नहीं थी, तो मनी के रूप में जो है ग्रेन्स, कैटल्स या प्रॉपर्टी का यूज ही किया जाता था। लेटर द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर स्टार्टेड। बाद में जो है जो मेटालिक कॉइन्स थे वो राजा रजवाड़ों के द्वारा जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे कभी किसी ने गोल्ड कॉइन्स चलवाए, किसी ने सिल्वर, तो किसी ने कॉपर कॉइन्स चलवाए। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज करेंसी। इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी दैट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। करेंसी क्या है? करेंसी जो है आज के समय में मनी के तौर पे स्वीकार की गई है, एक्सेप्ट की गई है, और इसमें कॉइन्स और पेपर नोट्स आते हैं। द मॉडर्न करेंसी हैज नो यूज ऑफ इट्स ओन लाइक कैटल एंड ग्रेन्स, बट इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सेप्टेड एज मनी। अगर हम आज की मॉडर्न करेंसी देखें ना तो ये अपने आप में इसका कोई यूज नहीं है, या तो एक मेटल का टुकड़ा है कॉइन्स के रूप में या फिर ये कागज का टुकड़ा है नोट के रूप में। तो इसमें अपने इस कागज के टुकड़े का या फिर कॉइन्स का कोई अपना वैल्यू नहीं है, कोई यूज नहीं है। जैसे कि पुराने समय में कैटल्स का होता था, अगर हमने किसी को गाय दे दी तो इसका मतलब वो उससे दूध निकालेगा, घी बनाएगा, दही खाएगा, तो मीन्स उसका यूज है ना। और इसी तरह से हमने किसी को अनाज दे दिया तो अनाज खाने के काम में आएगा उसके। तो अगर हमारे पास करेंसी है, कोई नोट है, कोई पेपर नोट है या कोई कॉइन्स है, तो इसका अपने आप में कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इसको जो है ऑथराइज्ड किया है, इसको मनी के तौर पे एक्सेप्ट किया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है रुपया मींस पेपर नोट्स या कॉइन्स के रूप में सैलरी रिफ्यूज नहीं कर सकता। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, जो कि
भारत सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जो है करेंसी नोट्स छापता है। अभी आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही कुछ नोट्स आपके चेंज हुए हैं, जो आरबीआई ने चेंज किए, किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी बीजेपी पार्टी है। The rupee is widely accepted as a medium of exchange as it is legalized by law. तो हमारे देश में करेंसी के रूप में हम रुपये को क्या करते हैं? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी के तौर पे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा क्या है, कानूनन इसको स्वीकृति प्राप्त है, इसीलिए जो है रुपया हमारा क्या है, करेंसी है। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। The next topic is deposits with banks. The other form in which people hold money is as deposit with bank. Means लोग घर में तो पैसा रखते ही हैं, अपना पैसा जो है वो बैंक में भी रख सकते हैं। Workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash. Means जो workers कहीं पर भी काम करते हैं तो वो अपने काम के बदले में मंथ के एंड में क्या करते हैं, सैलरी गेन करते हैं। सैलरी गेन करते हैं तो उन्हें उतने पैसे की आवश्यकता नहीं होती, एक्स्ट्रा कैश उनके पास उस समय होता है। दे डिपोजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो वो ये एक्स्ट्रा कैश का क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता, अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए रख के जो उनके पास सरप्लस मनी बचती है उसको वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं या बैंक्स में जमा कर देते हैं। इसके लिए इन्हें बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट खोलना पड़ता है, बैंक अकाउंट। देन banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. तो बैंक क्या करता है, वो डिपॉजिट्स यानी कि जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर मतलब जमा करने वाला और डिपॉजिट्स मतलब जमा किया हुआ अमाउंट। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट करता है और अपने डिपॉजिटर को, अपने कंज्यूमर को जो है उसका पैसा तो जमा करता है और उसके बदले में उसको क्या करता है, इंटरेस्ट भी देता है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देता है इंटरेस्ट के रूप में। इन दिस वे पीपल सेव देयर मनी एंड कैन विड्रॉ इट व्हेन दे रिक्वायर। तो इस तरह से जो है लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो है सरप्लस मनी बैंक में जमा करके सेविंग करते हैं और जब उनको आवश्यकता होती है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है इसको विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि वो पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। नाउ आई टेल यू अबाउट चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी जो है ये बैंक अपने कस्टमर को एक चेकबुक प्रोवाइड करता है, तो वो चेकबुक से क्या है, चेक का यूज कर सकता है। तो चेक होता क्या है, देखिए, चेक इज बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक्स to pay a specific amount from the person's account to that person in whose name the check has been issued. Means चेक जो है एक ऐसा पेपर है जिसके थ्रू हम बैंक को अपने अकाउंट से दूसरे व्यक्ति को स्पेसिफिक अमाउंट देने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब लोग किसी को पेमेंट करने के लिए चेक का यूज भी करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम किसी को पेमेंट करते हैं, हमने किसी का पैसा देना है तो हम कैश के रूप में ही दें। हम चेकबुक से एक चेक पेपर फाड़ के उसमें जो है उस व्यक्ति को जिसे हमने पैसा देना है उसका नाम लिखते हैं, उस पाने वाले व्यक्ति, और इसके अलावा उसमें अपने सिग्नेचर करके उसको दे देते हैं, ठीक है, और वो बैंक में जाके क्या करता है, अपना पैसा, अपना कैश ले लेता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। Banks accept deposits of the people or depositors and collect a large amount. बैंक जो है अपने डिपोजिटर्स का जो है सरप्लस मनी अपने पास रखता है, तो वो डिपोजिट से उसके पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट होता है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे कस्टमर होते हैं या बहुत सारे डिपोजिटर्स बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं। Banks keep only 15% of their deposits as cash for those depositors who want to withdraw money from their accounts. Means बैंक जो है उस डिपॉजिट का जो है केवल 15% हिस्सा
कैश के रूप में अपने पास रखता है, और ये 15% कैश जो है उन लोगों की सुविधा के लिए रखा जाता है, उन डिपोजिटर्स के लिए जो कि बैंक में कभी भी आके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देन रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर गिवन एज लोन टू द बोरोवर्स, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो जो है बोरोवर्स को दिया जाता है। बोरोवर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, बोरोवर जो है एक कंपनी भी हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कि बैंक से पैसा उधार लेता है, पैसा जो है फंड लेता है, ठीक है। तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बैंक भी क्या करता है, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने वाले लोगों को क्या करता है, उनकी जो डिमांड होती है, लोन डिमांड होती है, वो फुलफिल करता है, उनको काफी लोन उनको प्रोवाइड करता है। But when banks give loans, they charge higher rate of interest from the people who have taken loans. अब देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक, यानी कि बैंक जो है सोर्स ऑफ इनकम बैंक के लिए क्या है, तो बैंक कहाँ से पैसा गेन करता है। When banks give loans, जब बैंक बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करता है तो उसमें वो क्या करता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई लगाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है, जिसके कारण बैंक की क्या होती है, इनकम होती है। अब आपने देखा होगा कि डिपोजिटर्स को भी बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा कैश देता है, लेकिन जो अपने डिपोजिटर्स को इंटरेस्ट देता है वो रेट बहुत कम होता है, जबकि बोरोवर्स से जो वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, उसका रेट बहुत हाई होता है। तो यही जो हाई इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द बोरोवर्स होता है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। In this way, bank acts as a mediator between those who have surplus money, that is the depositor, and those who is in need of fund, that is a borrower. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करता है डिपोजिटर और बोरोवर के बीच में, क्योंकि डिपोजिटर की सरप्लस मनी लेके वो अपने पास जमा करता है और उसी मनी को जो है बोरोवर्स को देके वो उसकी डिमांड फुलफिल करता है। तो in this way bank works. Thank you for watching.